हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक और रोमांटिक ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे हॉट एंड हैंडसम हीरो लुयान से, जो देखता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जो काफ़ी ड्रंक हालत में है उसके घर में घुस जाती है, और ये होती है हमारे हीरोइन गु यानशी, और वो सीधा ही लैंड होती है लुयान के ऊपर। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यानशी का ब्रेकअप हो गया है और वो सैड होकर एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड शैन उसे और पीने से रोकती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने घर पर एक गिफ्ट तैयार रखा है, तुम जाकर उसे ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे ऑफिस में भी ओवर टाइम करना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यानशी लुयान की बॉडी को टच करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है, मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। फिर वो लुयान को बोलती है कि अब टाइम वेस्ट मत करो। तो उस पर लुयान बोलता है कि ठीक है, फिर तुम इस पर रिग्रेट मत करना। और ये बोलकर वो यानशी को किस कर लेता है। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में दोनों की आंखें खुलती है शैन की आवाज़ सुनकर। वो बोलती है कि तुम दोनों साथ कैसे सो सकते हो। इस पर यानशी बोलती है तुमने ही तो ये गिफ्ट दिया था मुझे, क्या तुमने इसके पैसे नहीं दिए। तो लुयान बोलता है कि कैसे पैसे। तो इस पर शैन कहती है नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप घर वापस आ गए हैं। अब ये सुनकर यानशी तो शॉक्ड हो जाती है कि ये शैन का अंकल है। और अब शैन यानशी को अलग ले जाकर बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डॉल रखी थी गिफ्ट के लिए, अपने अंकल नहीं। तो यानशी बोलती है अब मैं क्या करूं। तो शैन कहती है कि मैं तो तुम्हारी शादी भी नहीं करा सकती, अंकल की एज 30 है और तुम्हारी 20। अब तो तुम उन्हें सॉरी ही बोल दो तो शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। और ये बोलकर शैन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है और यानशी उसे सॉरी अंकल बोलती है और कहती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो लुयान बोलता है कि कल रात तो तुम कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव थी, तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने जानबूझकर नहीं किया होगा। तो यानशी बोलती है कि अंकल मैं आपको इसके लिए कंपनसेट कर दूंगी। तो उस पर लुयान बोलता है कि तो फिर तुम मुझे 50 मिलियन देना। तो यानशी कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो लुयान कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। तो यानशी मना कर देती है कि मैं आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पुअर हूँ, मैं रात को खराटे भी लेती हूँ, मैं बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती और मुझे घर का कोई काम भी करना नहीं आता। तो उस पर लुयान बोलता है कि ठीक है, तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो फिर ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, अब वही इस मैटर को देखेगी। तो तभी यानशी उसे रोकती है। तो लुयान उसे खींचकर अपने क्लोज कर लेता है। इस पर यानशी कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूँगी, पर आप किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं बताओगे। अब नेक्स्ट सीन में दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं। तभी यानशी को शैन की कॉल आती है। तो वो उसे जल्दी से कॉलेज आने को कहती है और बोलती है कि लैंगशू तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला रही है। तो यानशी जल्दी से कॉलेज जाती है तो देखती है कि लैंगशू सबको बता रही थी कि हमारी सीनियर यानशी एक शुगर डैडी की मिस्ट्रेस है, ये कितनी शेमलेस है और पता नहीं इसे नेशनल स्कॉलरशिप कैसे मिल गई, और इसने मुझसे मेरा फियांसे भी छीनने की कोशिश की। तभी वहाँ पर एक नया कैरेक्टर सॉन्ग आता है जो कि यानशी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब वो लैंगशू के साथ रिलेशनशिप में है, उसने यानशी को चीट किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि लैंगशू और सॉन्ग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मेन और बुरे हैं। वो दोनों ही यानशी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तो यानशी गुस्से में उन दोनों को रैकेट से मारने लगती है। तभी वहाँ पर लैंगशू के डैड आ जाते हैं जो इस कॉलेज के मैनेजर भी हैं। तो लैंगशू अपने डैड से यानशी की शिकायत करती है कि ये हमें मार रही है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन अपने अंकल लुयान को कॉलेज में बुला लेती है यानशी की हेल्प के लिए। फिर हमें मैनेजर के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मैनेजर यानशी को लैंगशू और सॉन्ग से सॉरी बोलने के लिए कहता है, पर यानशी मना कर देती है, बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस पर मैनेजर कहता है कि यानशी तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है जिससे तुम अपने आगे की स्टडी कंप्लीट कर सकती हो, और तुम्हारी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम्हें ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो तुम आगे स्टडी कैसे करोगी और तुम कैसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगी, तुम्हें कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। और ये बोलकर वो सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है जिसे देखकर मैनेजर उसे बाहर जाने को बोलता है कि ये हमारे कॉलेज का मैटर है, पर लुयान नहीं जाता। तभी मैनेजर गार्ड को बुलाता है लुयान को बाहर निकालने के लिए, पर वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं जो लुयान को पहचान लेता है और बताता है कि मिस्टर लुयान इस कॉलेज के ऑनर हैं। और वो बताता है कि मैंने इस मैटर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया है, इसमें यानशी की कोई गलती नहीं बल्कि लैंगशू और सॉन्ग की है। अब ये सब सुनकर लैंगशू को गुस्सा आ जाता है तो वो यानशी पर हाथ उठाती है, पर यानशी उसे एक थप्पड़ मार देती है। फिर लुयान और यानशी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर शैन उन्हें मिलती है। तो शैन यानशी को थैंक यू बोलती है। इस पर लुयान बोलता है कि सिर्फ शैन को ही थैंक यू बोला। तो इस पर यानशी लुयान को भी थैंक यू अंकल बोलती है। तो शैन बोलती है कि हाँ ये ठीक है, मेरे अंकल तुम्हारे भी तो अंकल हैं, और ये बोलकर शैन वहाँ से चली जाती है।
फिर लुयान यानशी को गाड़ी में बैठकर बात करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लेंगशु लुयान और यानशी पर नजर रखे हुए है कि आखिर ये आदमी है कौन। तभी वहां पर उसके डैड आते हैं जिन्हें जॉब से फायर कर दिया होता है। अब ये सुनकर लेंगशु को यानशी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें लुयान और यानशी को दिखाते हैं। लुयान यानशी को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा अंकल हूँ, हस्बैंड नहीं। और ये बोलकर वो यानशी के काफी क्लोज आ जाता है, जिससे यानशी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और बोलता है कि तुम मुझे डार्लिंग बोल सकती हो, और तुम्हें दूसरों के सामने अगर डर लगता है तो तुम मुझे मिस्टर लू भी बोल सकती हो। और फिर वो उसे अपना एक कार्ड देता है कि ये लो, मिस्टर लू की वाइफ के पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर यानशी अपनी क्लास का बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लुयान को याद आता है कि अरे मैं उसके लिए जो गिफ्ट लाया था वो तो उसे देना भूल ही गया, और यानशी के पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यानशी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड सॉन्ग मिल जाता है जो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर लुयान आकर उसे एक जोरदार किक मारता है और यानशी को वापस कार में ले जाकर उसे किस करने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता। फिर वो यानशी को गिफ्ट देकर बोलता है कि आज रात मैं तुम्हें पिक करूंगा और हम घर चलेंगे। तो यानशी पूछती है कि आपके घर क्यों। तो लुयान बोलता है कि आज हमारी रियल वेडिंग नाइट होगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन्ग लेंगशु से मिलता है। यहाँ पर लेंगशु कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। वो बताती है कि यानशी लू कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, और सॉन्ग को बोलती है कि तुम्हारा कोई रिलेटिव भी वहाँ पर जॉब करता है। अब देखना मैं कैसे यानशी को जॉब से निकलवाती हूँ, और वहाँ पर शैन का अंकल भी यानशी की हेल्प करने नहीं पहुँच सकता। और देखना यानशी कैसे हमारे सामने नील डाउन होती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लुयान अपने ड्राइवर को भेजता है यानशी को पिक करने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लुयान बात लेते हुए बड़ा ही हॉट लग रहा था। तभी वहाँ पर यानशी भी आ जाती है जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तभी लुयान उसे वॉशरूम में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस फील कर रही हो। तो यानशी थोड़ा डरते हुए मना करती है। तभी लुयान उसे अपने क्लोज कर लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाते हैं जो दरअसल लुयान के फादर होते हैं, और वहाँ पर मिस्टर जियो जो सॉन्ग का रिलेटिव है वो उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यानशी आ जाती है और वो जियो को वार्न करती है। तो जियो कहता है कि तुम तो एक इंटर्न हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलो। और ये बोलकर जियो वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर लुयान के फादर यानशी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि वो तो ऑलरेडी उनकी डॉटर इन लॉ है। अब नेक्स्ट सीन में यानशी को जियाओ के ऑफिस में दिखाते हैं। वो उसे बोलता है कि इस कंपनी में 3 इंटर्न में से केवल एक ही सिलेक्ट की जाएगी। अगर तुम सॉन्ग से नील डाउन होकर माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने का एक चांस दे सकता हूँ। तो इस पर यानशी मना करती है और बोलती है कि इससे अच्छा तो मैं रिज़ाइन ही कर दूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही सिक्योरिटी गार्ड जो लुयान के फादर हैं वो ही यहाँ के चेयरमैन हैं, और उन्हें देखकर यानशी और मिस्टर जियो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और चेयरमैन जियो को जॉब से फायर कर देते हैं। फिर वो यानशी को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और यानशी को आज रात कैजुअल डिनर पर इनवाइट भी करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लुयान को बताता है कि मैडम को आपकी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, और चेयरमैन सर आज रात आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। अगर आप वहाँ नहीं गए तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे। अब नेक्स्ट सीन में लुयान ब्लाइंड डेट पर जाता है। दरअसल ये डेट यानशी के साथ ही थी, पर तभी वहाँ पर कोई और लड़की आकर लुयान से फ्लर्ट करने लगती है, जिसे लुयान अपने ब्लाइंड डेट समझ लेता है। तभी वहाँ पर यानशी भी आ जाती है और सोचती है कि मैरिड होकर किसी और लड़के से कैसे डेट कर सकता है। वो काफ़ी जेलस फील करती है। तभी वो लुयान के पास जाकर बोलती है, अंकल आप यहाँ पर हैं, अच्छा तो ये आपकी नई गर्लफ्रेंड है। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें करती है, जिससे परेशान होकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और लुयान यानशी की ऐसी हरकत देखकर काफ़ी स्माइल कर रहा था, और वो यानशी को बोलता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही थी। और वो यानशी को बताता है कि अभी हमारी शादी की बात मेरी फैमिली को नहीं पता, तो उन्होंने ही ये ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, पर तुम यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि बॉस ने मुझे वर्क डिस्कशन के लिए यहाँ पर बुलाया था, पर वो अभी तक नहीं आए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी जो उन पर नज़र रखे हुए था, वो लुयान के फादर को कॉल करके बताता है कि यंग मास्टर और मिस यानशी अभी साथ में यहाँ से निकले हैं। ये सुनकर उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लुयान और यानशी की ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रही, और फिर वो लुयान को कॉल करके पूछते हैं कि तुम्हारी डेट कैसी रही, क्या हम आगे बात कर सकते हैं इस बारे में। और इस पर लुयान उन्हें मना कर देता है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई, और आगे से मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज मत करना। अब ये सुनकर लुयान के मॉम डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा बेटा 30 साल का हो गया है और अभी तक उसने शादी नहीं की, लगता है हमें किसी दिन जाकर लुयान से मिलना पड़ेगा और शादी के लिए उसे कन्विंस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन और यानशी का कॉलेज में लास्ट डे है,
और शैन बोलती है कि अभी तक लैंगशू ने तुमसे उस इंसिडेंट के लिए पब्लिकली सॉरी नहीं बोला। तो यांशी कहती है कि मैंने उसे 3 दिन का टाइम दिया था, वो कल मुझसे ज़रूर सॉरी बोलेगी। फिर यांशी बताती है कि लू कंपनी में उसकी जॉब परमानेंट हो गई है, उसका प्रमोशन भी हो गया है, तो इसी का सेलिब्रेट करने के लिए वो आज रात को पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। फिर यांशी लुयान को कॉल करके पूछती है कि क्या आज रात मैं लेट घर आ सकती हूँ, क्योंकि आज मैं शैन के साथ अपनी जॉब परमानेंट होने की खुशी में पार्टी करना चाहती हूँ। तो उस पर लुयान हाँ कर देता है। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि आज रात मैडम की लोकेशन को ट्रैक करते रहना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोनों फ्रेंड्स बार में पार्टी कर रही होती है और उसी बार में सॉन्ग भी अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी सॉन्ग का एक फ्रेंड आकर उसे बताता है कि यांशी भी इसी बार में ड्रिंक कर रही है, उसी की वजह से तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ रहा है, क्या तुम जाने से पहले उसके साथ सोना नहीं चाहोगे। तो सॉन्ग कहता है कि जब हम रिलेशन में थे उसने तब मुझे खुद को छूने नहीं दिया, तो अब क्या ही होगा। तो इस पर उसके दोस्त उसे भड़काते हुए कहते हैं कि तुम्हें उस जैसी लड़की के साथ ज़रूर सोना चाहिए। अब ये सुनकर वो यांशी के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर लुयान असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और यांशी को प्रोटेक्ट करता है। इस पर सॉन्ग लुयान को कहता है कि तुम जानते नहीं हो, मेरे ग्रैंडपा का नाम बेन चेंग है और हमारी फैमिली सिटी की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली में से आती है। तो लुयान उसे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को तुम जैसे ग्रैंडसन होने पर अफसोस होगा, और ये बोलकर वो यांशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब घर आकर वो यांशी को किस करने लगता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अपने आप को किसी डेंजर में मत डालना, और अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना। वो यांशी के लिए काफ़ी कंसर्न हो रहा था और बोलता है कि तुम जहर की तरह हो, मेरे लिए तुम रोज़ नशे की लत की तरह बनती जा रही हो। और ये बोलकर वो फिर से यांशी को किस करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांशी उठती है तो सोचती है कि 30 की एज में भी इस आदमी में कितनी एनर्जी है, और फिर तभी वो वहाँ पर अपनी और शैन की हाई स्कूल की रखी फ़ोटो देख लेती है और सोचती है कि ये फ़ोटो यहाँ कैसे। अब नेक्स्ट सीन कॉलेज का दिखाते हैं, जहाँ पर लैंगशू माइक पर पूरे कॉलेज के सामने यांशी को सॉरी बोलती है। और फिर नेक्स्ट सीन में लैंगशू किसी को यांशी को ट्रैक करने के लिए बोलती है ताकि वो पता लगा सके यांशी और लुयान के बीच क्या चल रहा है, वो क्यों बार बार यांशी की हेल्प करता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यांशी को उसकी मॉम की कॉल आती है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, तुम जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। और हमें पता चलता है कि यांशी के मॉम डैड बहुत ही मेन पर्सन है, वो यांशी को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते। अब यांशी हॉस्पिटल में पेमेंट करती है तो उसके कार्ड में पैसे नहीं होते, तो फिर वो लुयान के दिए हुए कार्ड से ही पेमेंट कर देती है। तो इस पर उसकी मॉम उससे वो कार्ड छीन लेती है, कहती है कि तुम्हारे पास इतना वैल्यूएबल कार्ड कहाँ से आया। तभी लुयान का असिस्टेंट उसे बताता है कि सर मैडम ने आपके कार्ड से $10,000 की पेमेंट की है, और वो भी किसी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल का नाम सुनकर लुयान काफ़ी परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल जाने लगता है। और इधर यांशी के पेरेंट्स उसे डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और फिर भी तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर लुयान भी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। तभी यांशी की मॉम बोलती है कि ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हें ये कार्ड दिया है। फिर वो लुयान को बोलती है कि अगर तुम यांशी से शादी करना चाहते हो तो हमें $1 मिलियन देने होंगे। तो उस पर यांशी कहती है कि मॉम क्या आप मुझे बेच रही हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं आपकी बेटी हूँ। और इस बात पर यांशी की मॉम उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब ये देखकर लुयान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो यांशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो यांशी से पूछता है कि क्या वो लोग तुम्हें ऐसे ही बुली करते हैं। फिर यांशी बताती है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और उसके पेरेंट्स कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करते थे और उसकी स्टडी के लिए भी उसे पैसे नहीं देते थे, सिर्फ ग्रैंड मदर ही थी जो मेरी हेल्प करती थी। दूसरी तरफ देखते हैं कि यांशी के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि वो आदमी तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, हमें पुलिस की धमकी दे रहा था, हम यांशी को वहाँ से वापस ले आएंगे और उसकी शादी विलेज चीफ के हैंडीकैप बेटे से करवा देंगे और वो हमें $2 लाख देने के लिए भी तैयार है। अब नेक्स्ट सीन में यांशी को पता चलता है कि उसे प्रेसिडेंट की पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर लुयान को देखकर काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और बोलती है कि मैं इस प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस पर लुयान कहता है कि सेक्रेटरी और वाइफ की जॉब ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो क्या तुम अपने हस्बैंड को किसी और को ऑफर कर दोगी, और वैसे भी मैं जल्दी ही हमारी मैरिज अनाउंस करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस चेयरमैन सर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और ये सुनकर यांशी तो टेबल के नीचे ही छुप जाती है। तो लुयान कहता है कि क्या तुम अपने इन लॉ से नहीं मिलोगी। और तभी वहाँ पर लुयान के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो सीधे ही आकर यांशी के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कहाँ है, ज़रूर तुमने उसे जॉब से निकाल दिया होगा, वो बहुत अच्छी लड़की है, हमने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया था। अब ये सुनकर लुयान और यांशी दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फिर डैड बोलते हैं कि यांशी किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग नहीं करती और तुमने उसे जॉब से भी निकाल दिया है, अब तुम्हें उसे कंपनसेट करना होगा, तो तुम उसे कोई अच्छी जॉब दिलवाओ।
तो लुयान डैड को बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं उसे सीईओ की पोजीशन दे दूं। तो डैड बोलते हैं कि बकवास मत करो, तुम ये पोजीशन सिर्फ अपनी वाइफ को ही दे सकते हो। तभी लुयान यांशी को आवाज़ लगाता है कि अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर आ जाओ। फिर यांशी बाहर आती है तो लुयान बताता है कि हमने शादी कर ली है, और ये सुनकर मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि लुयान यांशी को पिक करने आता है। वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। अब नेक्स्ट सीन में यांशी के पेरेंट्स को दिखाते हैं, जहाँ पर लुयान का असिस्टेंट आकर उनको $1 मिलियन देता है और बोलता है कि अब आप मैडम यांशी को कभी परेशान नहीं करेंगे। तो वो लोग हाँ बोल देते हैं, पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा मीन और लालची होते हैं और असिस्टेंट के जाने के बाद बोलते हैं क्यों ना हम यांशी को कंट्रोल कर लें ताकि वो हमें और ज़्यादा पैसे दे सके। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांशी अपने कॉलेज में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बनने पर स्पीच दे रही होती है और वहाँ पर लुयान भी मास्क लगाकर आया होता है। तभी स्टूडेंट्स यांशी की आपस में काफ़ी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर लैंगशी भी आ जाती है, जो यांशी से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, और वो यांशी की काफ़ी इंसल्ट भी करती है और बोलती है कि ये एक ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, तभी इसे लू कंपनी में इतनी अच्छी जॉब मिली है, न कि इसकी काबिलियत पर, बल्कि इसकी वजह से तो सॉन्ग आज भी हॉस्पिटल में है और ये बहुत ही बुरी लड़की है। तभी लुयान वहाँ पर आता है और यांशी को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं लू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और यांशी मेरी वाइफ है, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी यांशी को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो उसे अर्जेंट हॉस्पिटल में आने को कहती हैं, और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे पानी में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर हॉस्पिटल के बाहर लुयान असिस्टेंट को बोलता है कि काफ़ी देर हो गई है, यांशी अभी तक नहीं आई, ज़रा जाकर पता करो कि क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यांशी को उसी के पेरेंट्स ने अपने घर पर किडनैप करके रखा हुआ है, और वो लोग यांशी को बोलते हैं कि अपने बॉस को कॉल करके उसे $10 मिलियन मांगो, पर यांशी ऐसा करने से मना कर देती है। और तभी उसके डैड उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि इसे भूखा रहने दो और तभी इसे अकल आएगी। फिर वहाँ पर यांशी की ग्रैंड माँ आ जाती है, जो यांशी को वहाँ से भागने में हेल्प करती है, और उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और पकड़कर खूब मारते हैं और फिर से रूम में बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यांशी एक रूम में ब्राइडल ड्रेस में है और विलेज चीफ का बेटा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है और यांशी को फिर से प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पर यांशी रोते हुए उसे हक कर लेती है। फिर लुयान कहता है कि मैं आने में थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। वो यांशी को लेकर उसके घर चला जाता है। यांशी अपने पेरेंट्स के लिए पुलिस को बुलाने को कहती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है और यांशी को उन्हें माफ़ करने के लिए बोलती है, और वो बताती है कि यांशी इन लोगों की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। फिर वो लुयान को कहती है कि तुम यांशी को इन लोगों से दूर ले जाओ और हमेशा इसे प्रोटेक्ट करना। फिर ग्रैंड माँ बताती है कि कई साल पहले जहाँ मैं नैनी का काम करती थी वहीं पर मुझे यांशी मिली थी, उसके गले में ये लॉकेट था। इतना कहकर ग्रैंड माँ नीचे गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जहाँ पर लुयान यांशी की काफ़ी केयर कर रहा था। तो यांशी उसे पीने के लिए पानी मांगती है, तो लुयान कहता है कि इस तरह पानी पीना तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा। फिर वो खुद पानी की सिप लेकर यांशी को पानी पिलाता है, और वहाँ पर तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो लुयान के डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो भी बहुत ही कमज़ोर है। तो लुयान कहता है कि मैं तो सिर्फ उसे पानी पिला रहा था, उसे प्यास लगी थी। इस पर डैड कहते हैं कि उसे प्यास लगी थी या तुम भूखे हो। फिर मॉम डैड यांशी को बोलते हैं कि अब अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। फिर वहाँ पर सॉन्ग अपने ग्रैंडफादर के साथ आता है, तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं इस नालायक को यहाँ पर यांशी से माफ़ी मंगवाने के लिए लाया हूँ। फिर सॉन्ग नील डाउन होकर यांशी को सॉरी बोलता है। फिर सॉन्ग के ग्रैंडपा यांशी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लुयान के डैड बताते हैं कि सॉन्ग के ग्रैंडपा हमेशा ही अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं। पहले उनकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से सुसाइड कर लिया था, फिर उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई थी, और अब सॉन्ग भी इतना नालायक ग्रैंडसन निकला। खैर तुम यांशी का अच्छे से ध्यान रखो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक कंपनी को मैं संभाल लूँगा। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यांशी ग्रैंड माँ की डेथ से काफ़ी अपसेट थी, तो लुयान उसे कंसोल करता है। अब नेक्स्ट सीन में लुयान यांशी को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए वहाँ पर एक सरप्राइज़ भी है। अब नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाते हैं, जहाँ पर लुयान और यांशी बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। तभी वहाँ पर शैना आ जाती है, तो यांशी उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अंकल लू कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। पर तभी वहाँ पर लुयान की आंटी आ जाती है, जो यांशी को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, बल्कि उसकी इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली में शादी करने की, इसका तो कोई स्टेटस भी नहीं है।
और ये कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। और दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगती है। तभी वहाँ पर लुयान भी आ जाता है और गार्ड्स को बोलता है कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है तो इन्हें ले जाओ, ये आज का डिनर अटेंड नहीं कर पाएंगी। तभी वहाँ पर लुयान के मॉम डैड भी आ जाते हैं। तो आंटी बोलती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, नहीं तो लुयान मुझे यहाँ से बाहर निकालने ही वाला था। तो लुयान कहता है कि आंटी यांशी की इंसल्ट कर रही थी, वो आपकी डॉटर इन लॉ है। और ये सुनकर मॉम भी लुयान से कहती है कि आप अपनी आंटी को यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर वहाँ पर सॉन्ग और उसकी ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। तभी ग्रैंडपा यांशी के गले में नेकलेस को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था, फिर उसने इसे हमारे बेटे को दे दिया था। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ज़रूर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो, तुम्हारा फेस भी मेरे बेटे से मिलता है, सच बताओ कि तुम कौन हो? तो यांशी कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था, तो मेरी नैनी मुझे ले गई थी और अपने घर ले जाकर मुझे पाला था। फिर सॉन्ग के ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरी बेटी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैंने बदनामी के डर से उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे काफ़ी ढूंढा पर वो नहीं मिली, पर आज तुम मिली हो मेरी ग्रैंड डॉटर। इस पर यांशी कहती है कि ग्रैंडपा कुछ भी कंफर्म करने से पहले डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अभी किसी को सैंपल लेने के लिए अरेंज करता हूँ। तभी लुयान के डैड लुयान की मैरिज की न्यूज़ सबको बताते हुए यांशी को अपने डॉटर इन लॉ के रूप में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी वहाँ पर लुयान की आंटी अपने बड़े भाई के साथ आ जाती है और वो लुयान के डैड को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी बहन की इंसल्ट करने की, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर क्या हुआ था उसके साथ, और तुम इस पुअर लड़की से लुयान की शादी कैसे करवा सकते हो? इस शादी से तो हमारे बिजनेस को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस पर लुयान कहता है कि अंकल मैं किससे शादी करूंगा, ये डिसीजन सिर्फ मेरा होगा, किसी और का नहीं। इस पर लुयान के अंकल कहते हैं कि लो फैमिली की डॉटर इन लो का स्टेटस हमारे बराबर का होना चाहिए, जो फ्यूचर में बिजनेस में भी तुम्हारी हेल्प करेगा। इस पर लुयान कहता है सॉरी अंकल, शादी तो मैं यांशी से ही करूंगा। तो अंकल बोलते हैं लुयान तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने सारे शेयर बेच दूंगा और लू कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इस पर लुयान कहता है वो आपके शेयर है, आप उन्हें रखें या बेचें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंकल लुयान के डैड को बोलते हैं कि तुम इसे समझाओ और लैंगशू से शादी करने के लिए मनाओ। लैंग फैमिली अपने 50% शेयर डॉरी में देने को तैयार है, इससे हमारे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब लैंगशू यहाँ पर काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि अब तो मैं लुयान से शादी करके रहूँगी। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि हेलो एवरीवन, मैं लैंगशू हूँ, लैंग फैमिली की डॉटर, और मैंने और यांशी ने सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी यांशी से कम नहीं है, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इससे काफ़ी अच्छा है, तो मैं लू फैमिली की डॉटर इन लॉ के लिए काफ़ी सुटेबल हूँ। तो इस पर यांशी बोलती है कि लैंगशू तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारा एकेडमिक्स तो बहुत ही ख़राब है और ग्रेड्स भी हमेशा बॉटम पर रहे हैं, और कॉलेज में तुम्हारी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं थी, और मैं 4 अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज बोल सकती हूँ लेकिन तुम ये नहीं कर सकती। फिर वो लुयान के अंकल को बोलती है कि अंकल मैं लुयान को पसंद करती हूँ और हमेशा उसके साथ रहूँगी। तभी लुयान की आंटी बोलती है कि ब्रदर ये लोग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, चलो आज ही हम लू फैमिली से अपने सारे शेयर निकाल लेते हैं, तभी इन्हें पता चलेगा। तभी वहाँ पर सॉन्ग की ग्रैंडपा को एक कॉल आती है, तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो अपना और यांशी का डीएनए टेस्ट करवाया था वो मैच हो गया है। अब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि यांशी मेरे ही ग्रैंड डॉटर है और कोई भी उसे बुली करने की हिम्मत मत करना, और मैं यांशी को सॉन्ग फैमिली के रियल एस्टेट कंपनी, ज्वेलरी और 50% शेयर देता हूँ, जो लैंग फैमिली से बहुत ही ज़्यादा है। और कहते हैं कि अपने बेटे को खोने का जो गिल्ट मुझ में अभी तक था वो अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इधर लैंगशू को ये सब देखकर यांशी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसकी वजह से अब मैं लू फैमिली में शादी नहीं कर पाऊंगी, और वो गुस्से में एक नाइफ उठाकर यांशी पर अटैक करने जाती है, पर तभी लुयान यांशी को प्रोटेक्ट करता है और नाइफ उसे लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ लुयान बेहोश था और यांशी उसकी केयर कर रही थी। तभी ग्रैंडपा आकर यांशी को बोलते हैं कि तुम 2 दिन से सोई नहीं है, जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो यांशी मना करते हुए बोलती है कि जब तक लुयान को होश नहीं आता मैं यहीं पर रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो यांशी उनसे मिलने जाती है। तो सॉन्ग कहता है कि तुम ग्रैंडपा के पास बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तभी यांशी असिस्टेंट को सॉन्ग का पीछा करने को बोलती है, क्योंकि उसे सॉन्ग पर डाउट था कि ग्रैंडपा की तबीयत उसी की वजह से ख़राब हुई होगी, क्योंकि उसे पता है कि सॉन्ग कितना ही मीन है। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट को सॉन्ग के अगेंस्ट प्रूफ मिल जाता है और वो जाकर यांशी को दिखा देता है। तो यांशी पुलिस को बुलाने को कहती है, और जैसे ही सॉन्ग वहाँ पर आता है तो यांशी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने ग्रैंडपा के साथ ऐसा क्यों किया। तो सॉन्ग कहता है क्योंकि उन्होंने अपनी हाफ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी
अगर तुम नहीं होती तो ये सब मेरा होता। सॉन्ग यहाँ पर यांशी से काफ़ी जेलस फील हो रहा था। तभी असिस्टेंट वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है और वो सॉन्ग को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यांशी को पता चलता है कि लुयान को होश आ गया है, तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ लुयान यांशी को बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो यांशी बोलती है कि कैसी एनर्जी? तो लुयान अपने लिप्स टच करते हुए बोलता है कि ये एनर्जी। फिर यांशी लुयान को किस करती है और यहीं पर हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।